हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम हमारा तीसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा संघवाद या संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है। जिसमें हमने पढ़ा था कि संघवाद के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनमें शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था भारत में संघवाद के बारे में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भारत में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा भारत के संविधान में जो एकात्मक तत्व विद्यमान है, किस प्रकार सारी पावर मतलब संघ के पास आ जाती है और नाम के लिए रह जाते हैं राज्य सरकार। ठीक है, तो एकात्मक विशेषताएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे वह राज्यों और केंद्र के बीच में मतलब केंद्र या राज्यों के बीच में जो विवाद है, जो तनाव है, उसके कारण जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है वह संघवाद का मतलब ही क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इन शक्तियों का विभाजन मतलब इन जो भी विषय है उनको 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी संघ सूची, उसके बाद पढ़ी थी हमने राज्य सूची और उसके बाद पढ़ी थी हमने समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है संघ सूची में 97, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। संघ सूची में जैसे आपको पता है भाई 97, 66 और कितने थे 47। ठीक है, तो ये विषय थे, ये संघ सूची में थे, ये राज्य सूची में और ये समवर्ती सूची में। लेकिन बाद में एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में यहाँ पर 100 है, यहाँ से 5 यहाँ चले गए तो ये कितने हो गए 52 और ये कितने बच गए 61। तो ये विषय हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। अब देखो, जैसे कि हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था भाई संघ, उसमें हर क्वेश्चन में क्या बताया गया था भाई संघ सूची क्या है, मतलब राज्य है जो केंद्र है, राज्य की तुलना में क्या है केंद्र शक्तिशाली है। ठीक है, शक्तिशाली के बारे में हमने बात की थी भाई क्यों है शक्तिशाली, जैसा कि विषय से पता चलता है भाई विषय भी क्या है इनके पास ज़्यादा हैं और जो भी विषय इसमें शामिल किए गए हैं संघ सूची में वो क्या है राष्ट्रीय महत्व के हैं। वो सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन्हीं को संघ सूची में शामिल किया गया है। तो उस वही जो पावर है जो केंद्र के पास ज़्यादा दी गई है और राज्यों को कम दी गई है, वही तनाव का कारण बन गई। ठीक है, अब आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई केंद्र तथा राज्यों के बीच में तनाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जिसमें हम बात कर चुके हैं 3 सूचियां बांटी गई, उनमें विषय बांटे गए हैं, तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन केंद्र के पक्ष में है। किसके पक्ष में बेटा? केंद्र के पक्ष में है। अर्थात संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। मतलब ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र है, केंद्र सरकार है जो ज़्यादा शक्तिशाली है बजाय राज्य सरकार के। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तनाव कब उत्पन्न होता है? देखो, तनाव उत्पन्न कब होता है जब केंद्र में क्या हो अलग दल की सरकार हो और किसी राज्य में अलग दल की सरकार हो। जैसा कि आपको पता है 1967, ठीक है, 1967 तक केंद्र और राज्यों के बीच में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। वो तनाव उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में मतलब दोनों जगह पर एक ही दल की सरकार थी। वो कौन सी थी? कांग्रेस दल की। लेकिन 1967 के बाद क्या हो गया, केंद्र में तो कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे पंजाब है, बंगाल है, तमिलनाडु, वहाँ पर गैर कांग्रेसी दल की सरकार आ गई। अब देखो, वहाँ ऊपर कांग्रेस की है, नीचे किसी और पार्टी की है, तो स्वाभाविक की बात है अलग अलग दल की अगर पार्टी के जो सरकार बनेगी तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उस दिन से क्या हो गया, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या हो गया, तनाव उत्पन्न होने लग गया। ठीक है, वो तनाव क्या क्या है, मतलब वो वजह क्या क्या है, वो मुद्दे क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ही जो कारण है वो है वित्तीय समस्या। सबसे पहले क्या है? वित्तीय समस्या। जैसे कि आपको पता है पैसे बिना कुछ नहीं है, वित्त के बिना सरकार चलाना, प्रशासन चलाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वित्त की समस्या क्या है? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण है वित्त है, पैसा। ठीक है, रुपया। राज्य सरकारों को सदा ही ये शिकायत रहती है कि उन्हें जन कल्याण के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वह राज्य सरकार क्या कहती है, वह उन्हें जन कल्याण के लिए, उनके राज्य में जन कल्याण के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी आय के साधन बहुत कम है, उनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन काम ज़्यादा करने पड़ते हैं। इस कारण से उन्हें केंद्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। वह जो केंद्र सरकार सहायता देगी उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र राज्यों को सहायता देते समय राज्यों में विरोधी
राज्यों में विरोधी दल की सरकारों के साथ पक्षपात करती है। मतलब अगर केंद्र में जैसे अगर है, जैसे अब है बीजेपी, ठीक है, और मान लो किसी स्टेट में दूसरे दल की या कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में क्या होगा, केंद्र सरकार है जो बीजेपी है, जो राज्य सरकार से क्या करेगी, पक्षपात करेगी। उस पक्षपात के कारण क्या है, दोनों में विवाद होता है, मतलब तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जैसे अगर राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है और सेंटर में किसी अन्य दल की सरकार है, तो वो सारा जो भी इल्ज़ाम है वो किस पर थोपेगा, केंद्र सरकार को। वो क्या बोल लेंगे, वो यही बोल लेंगे भाई केंद्र सरकार ने हमें वित्त दिया ही नहीं, जिसके कारण हम काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद है राज्यपाल की भूमिका। देखो राज्यपाल की भूमिका आप समझते हो, राज्यपाल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। राज्यपाल की भूमिका, केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति। वह अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटाने की भी शक्ति रखता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उनके पद से भी हटा सकता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल है जो किसके एजेंट के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर तनाव की स्थिति क्या है, तनाव की का कारण क्या है, भाई राज्यपाल किस में है, राज्य में, ठीक है। राज्यपाल कहाँ कार्य करेगा, राज्य में, लेकिन उसको माननी पड़ती है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो मतलब केंद्र का रोल हो गया किस में, राज्य में। तो राज्य सरकार क्या है, इस पर भी विवाद उत्पन्न कर देती है, तनाव हो जाता है उनके अंदर, ठीक है भाई, राज्यपाल की भूमिका के बाद। उसके बाद है नौकरशाही की भूमिका। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, जिसमें हमने 3 प्रकार की सेवाएं पढ़ी, IAS, IPS और IFS, ठीक है। उनके बीच में उनका वो भी क्या है, एक राज्य और केंद्र के बीच में तनाव का कारण है। तनाव का कारण कैसे है, देखो पॉइंट है नौकरशाही की भूमिका। भारत में राज्यों के उच्च अधिकारियों जैसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, IAS, IPS और IFS के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जिन पर राज्य सरकारों का पूरा नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। उनका नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण कम होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो उच्च अधिकारी, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और केंद्र का ही नियंत्रण होता है। इसलिए राज्य सरकारों की मांग रहती है कि उन सभी कर्मचारियों पर जो राज्य में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। भाई वो बोल रहे हैं, राज्य सरकार क्या बोलती है, भाई राज्य अगर हमारे राज्य में ये काम कर रहे हैं तो इन पर नियंत्रण भी हमारा ही होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, परंतु अभी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। लेकिन वास्तविक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र का ही हस्तक्षेप होता है, क्योंकि केंद्र ही इनकी नियुक्ति करता है और केंद्र का ही इन पर नियंत्रण होता है। केंद्र चाहे तो इनको हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं। चौथी जो समस्या क्या है, कानून तथा व्यवस्था की समस्या है। कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। देखो संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। किसका दायित्व है, राज्य सरकार का, ठीक है। परंतु केंद्र सरकार किसी भी राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बोर्ड, पुलिस, ठीक है, केंद्रीय सुरक्षा पुलिस भेज सकती है। देखो राज्य में जो शांति व्यवस्था बनाने का कार्य किसका दायित्व है, राज्य सरकार का, ठीक है। लेकिन अगर शांति और व्यवस्था बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है, केंद्र सरकार है जो केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल को राज्य में भेज सकती है। राज्य सरकार को यह विचार रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र सेनाएं तभी भेजनी चाहिए जब राज्य द्वारा ऐसी मांग की जाए। मतलब बिना मांग के केंद्र को केंद्रीय पुलिस नहीं भेजनी है चाहिए, ये किसका कहना है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार इस बात पर नाराज हो जाती है, भाई केंद्र सरकार क्या है, बिना मांग के ही जो किसकी हस्तक्षेप कर देती है, केंद्रीय सुरक्षा पुलिस का, ठीक है। केंद्रीय सुरक्षा बल को भेज कर राज्य में वो क्या कर देती है, राज्य में हस्तक्षेप कर देती है, और इससे क्या होता है, राज्य सरकार क्या है, नाराज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है परंतु व्यवहार में केंद्र ने कई बार अपनी इस शक्ति का प्रयोग राज्य की इच्छा के विरुद्ध किया है, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग है राज्य सरकार ने काफी बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद है संकटकालीन प्रावधान। संकटकालीन शक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद बताना सबसे पहले जल्दी फटाफट, 352, 356 और 360, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य के विधायी और प्रशासनिक सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। पढ़ा था हमने राष्ट्रपति का जो राष्ट्रीय शासन लागू है, ठीक है, आर्टिकल 356, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य की विधायी और तथा प्रशासनिक सत्ता को अपने हाथों में ले सकती है, ठीक है। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, एकात्मक शासन प्रणाली लागू हो जाएगी। इस प्रावधान का प्रयोग राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता कब करते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में करते हैं, ठीक है।
ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कदम राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उठाया जाता है। जब राज्यपाल रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संकटकालीन घोषणा लागू कर देगा, आर्टिकल 356, ठीक है। और 356 लागू होते ही क्या है, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल माना जाएगा और सारी पावर किसकी है, राज्य की सारी पावर किसके पास चली जाएगी, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के हाथों में चली जाएगी। जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकारें हैं को बर्खास्त किया जाता है, उनके द्वारा केंद्र पर सदा यह पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। मतलब वो क्या कहते हैं भाई, इन्होंने ऐसी मतलब संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ, इन्होंने क्या है हमारी सरकार गिराने के लिए क्या कर दिया, जो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, ठीक है। तो इनका आरोप होता है, ये मतलब वास्तविक तौर पर हो या ना हो, ऐसा पक्षपात हुआ हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इनका आरोप हमेशा यही रहता है राज्य सरकार का केंद्र सरकार के प्रति। और कब होता है, जब दोनों जगह राज्य सरकार में किसी अन्य दल की पार्टी की सरकार हो और केंद्र सरकार में अन्य दल की। उसके बाद है दलीय कारण। दलीय भावना के कारण भी केंद्र राज्यों पर तथा राज्य केंद्र पर दोषारोपण करते रहते हैं। दलीय भावना मतलब अपनी पार्टी के कारण, अपनी पार्टी के प्रति क्या होता है, लगाव होता है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है भाई हमारी पार्टी की सरकार बने, तो इसी कारण, इसी भावना के कारण क्या है, केंद्र राज्यों पर आरोप लगाने लगता है और राज्य किस पर आरोप लगाया जाता है, केंद्र पर, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में है केजरीवाल की सरकार, ठीक है, और सेंटर में किसकी है, बीजेपी की। तो केजरीवाल क्या है, केंद्र को दोष दिए जा रहा है और क्या है, केंद्र केजरीवाल को दोष दिया जा रहा है। मतलब केंद्र राज्यों पर, राज्य केंद्र पर दोषारोपण करते रहते हैं, विशेष रूप से उस समय जब केंद्र में एक दल की सरकार तथा राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार हो, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय कानूनों का कार्यान्वयन। मतलब केंद्रीय कानून, जो केंद्रीय संसद है, मतलब जो विधानमंडल है वो कानून बनाएगा, उनको लागू करना, उनका कार्यान्वयन करना कैसे। देखो, संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 केंद्र को यह अधिकार देते हैं कि वह राज्य सरकारों की संसद के कानूनों के अनुसार कार्य करने तथा राज्य के कार्यकारी अधिकारियों के प्रयोग के बारे में आदेश दे सकती है। आर्टिकल कौन सा, 256, 257। इसके तहत केंद्र सरकार क्या अधिकार है, वह जो संसद में जो कानून बनाए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको लागू करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, ठीक है। अनुसूचित जातियां, एससी के कल्याण के बारे में भी उन्हें आदेश दिए जा सकते हैं। ऐसे कई आदेश राज्य सरकारें द्वारा अस्वीकार भी कर दिए जाते हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये केंद्र सरकार को अधिकार है आर्टिकल 256, 257 के अनुसार वो संसद में जो कानून पास किए गए हैं उनको राज्य सरकार को लागू करने के आदेश दे सकती है। लेकिन होता क्या है, राज्य सरकार कई बार उनको अस्वीकार कर देती है उनको मानने से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है अन्य कारण। कुछ अन्य कारण हैं जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तनाव रहता है। कारण क्या है, देखो, इस श्रेणी में राज्यों की सीमाएं अथवा नाम में परिवर्तन। भाई किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, सीमाओं को मतलब उनकी बाउंड्री को कम करना है या बाउंड्री को ज़्यादा करना है, या उसके नाम में चेंज करना है, नाम में परिवर्तन करना है, या नए राज्यों का निर्माण करना, एक राज्य में से 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है। भाषा का विवाद तथा नदियों के जल के बंटवारा, ठीक है। नदियों के जल के बंटवारे मतलब एक नदी में 2-3 स्टेटों का क्या हो गया, झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित पर्सन शामिल हैं। कई बार केंद्र द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति, क्या औद्योगिक नीति भी केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का कारण बन जाती है, ठीक है। औद्योगिक नीति भी इनके बीच तनाव का कारण बन जाती है। और क्या, राज्यों की सीमाएं, नाम में परिवर्तन, भाषा और नदियों के जल का बंटवारा, तो ये भी कुछ अन्य कारण हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका आज का क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के कारण। सीधी सी बात है, एक ही बात है, तनाव कब उत्पन्न होगा, जब केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार होगी और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार होगी। अगर दोनों जगह एक ही दल की सरकार है तो ऐसा तनाव नहीं होता, जैसे कि 1967 तक हुआ था, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। लेकिन ऊपर कुछ सेंटर में मतलब केंद्र में अन्य दल की सरकार है और राज्य में अन्य दल की सरकार है, तो ये तनाव होने स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति है, ये पॉलिटिकल्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ चलता रहता है, दूसरे पर दोष आरोपण चलते रहते हैं, ठीक है। कोई अपनी गलती नहीं मानता, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साइकोलॉजी बाय पीपीएस, एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।